मित्रों नमस्कार। आज हम आपको मिला रहे हैं डॉक्टर जयंत कुमार सिन्हा जलद जी से। और ये कोई एक रोल में हो तो इनके बारे में परिचय बताया जा सके। साहित्यकार हैं, विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, लाइब्रेरियन के पद पर रहे हैं, शिक्षक रहे हैं, रंगकर्मी रहे हैं, नाट्यकर्मी रहे हैं, सिने कलाकार रहे हैं। क्या क्या कहा जाए इनके बारे में। खैर, इतने विशाल व्यक्तित्व के बारे में आप भी कुछ जानें। अंग क्षेत्र के ये विशेष व्यक्तित्व हैं और इनसे हम आपको आज मिला रहे हैं। हो सकता है आप पहले भी इनसे परिचित हों, लेकिन आज हम आपको इस डिजिटल फॉर्म पर उपलब्ध करा रहे हैं। इनके व्यक्तित्व के बारे में, इनके कृतित्व के बारे में आपको हम अवगत करा रहे हैं। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। और आप सर पहले अपने बारे में कुछ बताइए सर, कि आपको किस रूप में हम देखें सर, और लोग किस रूप में आपको जानते हैं। देखिए, आप हमारा अंतर्वीक्षा लेने आए हैं, जिसको अंग्रेजी में इंटरव्यू कहते हैं। आप जिस रूप में हमको जानना चाहते हैं, हमसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, पूछें। जहाँ तक लोगों की बात है, वो जानते हैं कि ये बहुमुखी व्यक्ति हैं जी। और जो जिस रूप में हमको चाहता है, उस रूप में उसके लिए हम हाजिर हो जाते हैं। आप अपने आप को किस रूप में पाते हैं सर? हम तो अपने आप को एक समाज सेवी के रूप में पाते हैं। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, समाज का मतलब हुआ विभिन्न क्षेत्रों को लेकर के चलने वाला समाज कहलाता है। तो उसमें अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, हर तरह के काम करने वाले लोग हैं। हर किसी से मेरी दोस्ती निभाती है और चाहता हूं मैं यही, ईश्वर इसी तरह से हमको निभाता रहे। इतने विशाल गुणों से सर आप, ईश्वर की देन है कि सर अभिभूत हैं आप। आपके गुरु का सर हम महिमा जानना चाहेंगे कि आप किसको गुरु मानते हैं सर? कौन आपको दिशा निर्देशित करते रहे जो आप? मेरे गुरु जी। इहलौकिक नहीं, पारलौकिक रूप में है। और वो मेरी इहलौकिक माँ के साथ साथ पारलौकिक माँ, जिसको हम आदि शक्ति के रूप में पूछते हैं, जानते हैं, उन्हीं से हमको दिशा निर्देश मिलता है। और अंतरात्मा के अंदर जो भाव आती है, जो विचार आते हैं, उनसे जो प्रेरणा प्राप्त होती है, उस प्रेरणा के आधार पर हम काम को करते हैं, अंजाम देते हैं काम को। एक साहित्यकार के रूप में सर आप अपने आप में सर क्या क्या करते हैं सर? साहित्यकार के रूप में हम लघु कथा और कविता लेखन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और कोशिश करते हैं कि और विधाओं पर भी अपनी लेखनी को हम चलाएं। कितने वर्षों से सर आप ऐसा कर रहे हैं? ये हम अपने स्कूल के शैक्षणिक जीवन काल से ही ऐसा कर रहे हैं। और उस समय भी आपको बता दें अपनी ज़िंदगी की एक घटना, कि हम मारवाड़ी कॉलेज में जब अध्ययन करते थे, उस समय विज्ञान के विद्यार्थी हुआ करते थे। और विज्ञान का विद्यार्थी होते हुए वहाँ एक प्रतियोगिता चली थी कई विभिन्न विषयों पर। तो हमने एक नाटक लिखा था और उस नाटक को हमने सौंपा था कमेटी को। संजोग से वह नाटक मेरा जो सो प्रथम स्थान प्राप्त किया और उसमें भागवत झा आज़ाद वो आए थे। और जब मैं पुरस्कार लेने के लिए मंच पर गया तो मेरी पीठ ठोकी और कहा, उस समय डॉक्टर बेचंद प्रिंसिपल हुआ करते थे, वो कहे कि सर ये विज्ञान का विद्यार्थी है। और भागवत झा आज़ाद ने मेरी पीठ ठोक करके कहा था कि वाह, विज्ञान का विद्यार्थी होते हुए तुमने इतनी अच्छे तरीके से नाटक लिखा कि प्रथम पुरस्कार की प्राप्ति। सर आप विभिन्न विधाओं में सर करते हैं काम साहित्य जगत में। लघु कथा करते हैं, कविता लेखन करते हैं, काव्य गोष्ठी करते हैं और कवि सम्मेलन में भाग लेते हैं। कवि सम्मेलन के सर आज समाज में क्या उपयोगिता सर देखते हैं? कवि सम्मेलन की उपयोगिता तो आज भी है। इसलिए है कि आज के उबाऊ और व्यस्ततम जीवन में लोग किसी न किसी रूप से अपने आप को मनोरंजन प्राप्त करके और ज़िंदगी को खुशहाल थोड़े क्षण के लिए ही करना चाहता है। आज की परिस्थिति में देखिए आप कि जब से मोबाइल आया है तब से थिएटर तो बिल्कुल बंद हो गए हैं। आज न एग्जीबिशन है, आज न सर्कस है, आज न वो मैजिक कार्यक्रम जो हुआ करता था, जादू वाले कार्यक्रम वगैरह, वो सब भी नहीं है।
लोग आखिर जाएं तो कहाँ जाएं। तो कविता के रूप में विभिन्न उसके जो आयाम हैं, विभिन्न रस के आयाम, कभी सौंदर्य का आयाम, कभी वीर रस का आयाम, जितने भी आयाम, उन आयामों को लेकर के जब प्रस्तुति करते हैं दर्शकों के सामने, तो दर्शक भी विभिन्न रस को प्राप्त करने वाले होते हैं। तो जिनको जिस रस की कविता प्राप्त हो जाती है, उस रस की कविता को सुन करके वो आनंदित होते हैं और थोड़े क्षण के लिए उनको मनोरंजन हो जाता है उनका। जब से मोबाइल का दौर आया सर, उस समय के बाद से साहित्य की दुनिया पर क्या अंतर आया सर? कुछ फ़र्क महसूस हुआ क्या आप लोग? हाँ, अंतर तो हमने महसूस की है, जो मेरी अपनी महसूस है वो ये हुआ है कि हम जो भी लिखते हैं, हमसे मेरा मतलब है हमारे वर्ग के लोगों से, जो भी लिखते हैं या जो भी पढ़ते हैं, वह अब धीरे धीरे वह भी घटता जा रहा है। गोष्ठियाँ जितना पहले हुआ करती थी, उस टाइप की गोष्ठी हुआ नहीं करती है। उसके बाद कवि सम्मेलन या और भी तरह की चीज़ अब उतने मंचीय स्तर पर नहीं होते हैं। तो वो मंचीय स्तर पर प्रभाव पड़ा है मोबाइल का, क्योंकि जो भी लेखक हैं, जो भी कवि हैं, वो अब ऐसा करने लगे हैं कि मोबाइल पर भी अपने चीज़ों को प्रेषित करने लगे हैं। और मोबाइल पर जो वो लाइक, कमेंट, शेयर इत्यादि के जो ऑप्शंस आते हैं, उसी ऑप्शन से वो अपनी गिनती करते हैं कि हमको कितने लोग पसंद किए, कितने ने इस कविता को पसंद किया, और उस आधार पर अपने आप को तौलते हैं। लेकिन रूबरू में जो आनंद आता है, एक दर्शक सुन रहा है, हम पढ़ रहे हैं, तो उसके चेहरे पर हमारे कविता की या हमारे पठन के बाद वो कैसा महसूस कर रहा है, वो जो दिखाई पड़ता है और उससे जो आत्मा को संतुष्टि मिलती है, वो संतुष्टि मोबाइल के द्वारा प्राप्त नहीं होती है। सिर्फ गणना के आधार पर हम ये जान सकते हैं कि हाँ ये हमारा हुआ है ना। लेकिन सर मोबाइल में तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा दिया है कि जैसे देश के सुदूर क्षेत्र में जो आपको नहीं देख सकते थे, लेकिन वो भी तो आज आपको देख रहे हैं। बिल्कुल देख रहे हैं, लेकिन उनकी क्रिया प्रतिक्रिया सिर्फ गणनात्मक रूप में आ रही है। भावनात्मक उनके चेहरे पर क्या भाव है उसको हम नहीं पकड़ पाते हैं। जैसे कि हम आपको बताते हैं कि हम जब भी एक्ट करते हैं और जब भी कविता पढ़ते हैं, तो हम वो दर्शक समुदाय की नज़र को दौड़ाते हैं और दौड़ा करके देखते हैं कि कितने लोग हमारे जो है सो कविता के पठन के विधि से, कविता के स्वरूप से अपने आप को आनंदित होकर के गर्दन हिला रहे हैं, या नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, जिस रूप में हो, और कितने उससे आप संतुष्टि की प्राप्ति कर रहे हैं। ये चीज़ मोबाइल के माध्यम से प्राप्त नहीं होता है। एक इस वाकया हम आपके सामने बताते हैं, शायद आपको याद होगा कि नवगछिया का एक कांड हुआ था, प्रीतम हत्याकांड। तो प्रीतम हत्याकांड का जो एपिसोड है, उस एपिसोड को लेकर के, और यहाँ स्थानीय क्षेत्र के कुछ एपिसोड, जैसे मंदार में एक रेप केस हुआ था, तो इन सारे छोटे छोटे एपिसोड को लेकर के मुंबई के कुछ लोग आए थे अपनी पूरी टीम लेकर के बाकाम। अच्छा। तो वहाँ अचानक हमको पता लगा कि ऐसा ऐसी बात है, और एक व्यक्ति जो हमको लेकर के गया, निर्देशक हमको देखने के बाद बोला कि ओके। हमको उस समय भी आश्चर्य लगा कि हमको देख करके तुरंत ओके कैसे बोल दिया, और मेरा ऑडिशन क्यों नहीं लिया। और जो साथ लेकर के हमको गया था कि सर इनका ऑडिशन लीजिए ना, इनका ऑडिशन लीजिए ना, वो तंग आकर के बोला अरे मैंने कह दिया ओके तो ओके, और जब तुम इतना मैंने दबाव डाल रहे हो तो जाओ ऑडिशन दिलवा दो। हाँ, और उसमें प्रीतम हत्याकांड की उस एपिसोड में मैंने मामा का रोल किया था। एक गाँव में जो है, जब मैं रोल कर रहा था, तो रोल करने के समय में न मुझे कैमरा देखना था, न जो वर्ग वहाँ पर गांव वाले मौजूद हैं उनको देखना था, लेकिन एक वो कहते हैं ना गोपनीय या तिरछी नज़र, कि किसी चीज़ पर इफेक्ट नहीं पड़े, वो डाल करके मैंने देखा कि गांव वाले बड़े संतुष्ट थे मेरे कलाकारिता को देख करके, और मुझे उससे संतुष्टि मिल रही थी और उत्साह मिल रहा था कि चलो अच्छा हो रहा है, और हम संतुष्ट थे। बाद में लोगों ने मुझे कहा कि सर तोरो एक्टिंग एकदम नेचुरल चले, बहुत बढ़िया लगले। तो ये सुन के हमको, और तो ये होता है कि मोबाइल पर जो हम पेश कर रहे हैं, उससे हम लोगों के भावनात्मक दृष्टिकोण को नहीं देख सकते हैं, गणनात्मक दृष्टिकोण को भले प्राप्त कर लेते हैं। आपने सिनेमा में भी काम किया है सर? किस किस सिनेमा में काम किया है सर? हमने भोजपुरी, अंगिका
और हिंदी, इस 3 तरह की भाषाओं की फिल्मों में काम किया है, जिसमें से 2 प्लेटफॉर्म नंबर 2 जो ऑल इंडिया रिलीजिंग पिक्चर है, उसके बाद हमार प्यार कबो न मिटी, ये दोनों भोजपुरी हैं, उनमें काम किया है। साथ ही साथ हिंदी जो MX प्लेयर पर चढ़ा हुआ है, पीछे की दोनों पिक्चरें यूट्यूब पर चढ़ी हुई है, और MX प्लेयर पर चढ़ा हुआ है अंतहीन, बहुत ही अच्छी पारिवारिक सामाजिक पिक्चर है। और उसके बाद कुछ पिक्चर आने वाली है। और इधर हाल में मैं दरभंगा गया था, वहाँ एक वेब सीरीज़ नून रोटी बन रही है, उसमें भी काम करने का मौका मिला है। इस तरह से मैं खुशकिस्मत हूँ कि इस शहर में रहते हुए बिना मुंबई गए और मुझे फ़िल्मों के ऑफ़र मिल रहे हैं। मैं फ़िल्मों में काम कर रहा हूँ, वेब सीरीज़ में काम कर रहा हूँ, आपको और भी विभिन्न विधाओं में काम कर रहा हूँ। तो ये तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुंबई गए बिना भागलपुर में मुझे ये सुविधा प्राप्त हो रही है और मैं फ़िल्मों में काम कर रहा हूँ। कला और कलाकारी की पहचान तो मुंबई में होती है सर, हम लोग यही जानते थे, लेकिन कि मुंबई से बहुत दूर बिहार जैसे प्रदेश में आपको सिनेमा में भी जाने का अवसर मिला, बहुत बड़ी बात है। और जो दूसरे कलाकार हैं छोटे स्तर पर, वो यदि फिल्मी दुनिया में प्रवेश करना चाहते हैं, उनको क्या सीख देंगे, क्या सलाह देंगे सर आप? उनको हम यही सलाह देंगे सर कि मुंबई जा कर के एक भीतर में वो उमंग, उत्साह, चाहत रहती है कि हम मुंबई जाएं, कलाकार बने, लेकिन उससे बेहतर है कि पहले तुम अपने आप को कलाकार के क्षेत्र में इस योग्य बना लो कि तुम्हारी पूछ, तुम्हारी कलाकारिता को देख करके, तुम्हारे गुण को देख करके लोग स्वतः तुमको बुलाने लगे। तो तुम स्थानीय स्तर पर भी यदि कुछ लोग काम कर रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, तुम्हारे गुण को, व्यक्तित्व को देख करके वो खुद तुम्हें बुलाएंगे और तुम्हें मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ भी काम करते करते तुमको मुंबई वाले चाहेंगे तो बुलाएंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वो एपिसोड जो बनना था उसका नाम था पुलिस फाइट, और वो बिग मैजिक गंगा पर चली थी। तो वो आपको आपके कलाकारिता को देख करके, आपके व्यक्तित्व को देख करके स्वतः बुलाएंगे। फिर आपको वहाँ मुंबई जा कर के और फिर रोते हुए वापस भागलपुर आने की या जहाँ के भी हैं वहाँ लौटने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सर आप कभी भी हैं सर, कहते हैं जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँच जाए कभी। तो ऐसे में सर कुछ कवि के बारे में कुछ बताएं सर, कि जो रचते हैं सर आप किस मनोभाव से और कैसे उसको व्यक्त करते हैं सर, कुछ उसके बारे में कुछ भावनात्मक दृष्टि से कुछ बताएं सर। देखिए, हमने ये अनुभव किया है, यदि आप यह सोच करके बैठेंगे कि हमको कविता लिखना है तो कविता आप नहीं लिख पाएंगे। यूँ लिख लेंगे वो अलग बात है, लेकिन वो माने हृदय स्पर्शी कविता जो कहेंगे वो नहीं आ पाती है। अच्छा। और मैंने ये अनुभव किया है कि कुछ भी नहीं, मैं इच्छा ही नहीं रखा कि मैं लिखूं, और अचानक भीतर से एक प्रवाह आने लगता है, ऐसा ऐसा कविता रचा जाए। और जब उस प्रवाह के अंतर्गत आकर के मैंने कविता की रचना की है और उसको मैंने रखा है प्लेटफॉर्म पर, तो उसकी काफ़ी सराहना हुई है, बहुत लोगों ने उसको पसंद किया। तो बिना यह सोच करके कि हम कविता लिखेंगे, ऐसा करेंगे आप, तो उस कविता में वो आनंद और रस उपस्थित नहीं होगा जो अंतरात्मा से विशुद्ध रूप से एकदम भीतर से प्रवाहित होने लगे, और उस समय आप लिखने के लिए बैठ जाए। मैं तो शायद ये हास्यास्पद बात होगी, हंसी की बात होगी, हालांकि कुछ लेखक इसको महसूस करते हो, बोलते नहीं होंगे कि मैं जब बाथरूम में जाता हूँ तो बाथरूम में भी तुरंत प्रवाह आने लगता है, और मुझको लगता है कि ओह कागज़ कलम यहाँ पर रहता, इसीलिए कागज़ कलम को बराबर अपने पास रखता हूँ कि कोई भावना आए तो कम से कम मुखड़ा उसका लिख लूँ। इसके बाद अंतरा तो फिर बाद में लिखा जा सकता है, लेकिन मुखड़ा बहुत बड़ी चीज़ है, उसके आधार पर अंतरा को तैयार किया है। तो भावना को व्यक्त कर देते हैं सर आप लोग। क्या ऐसा भी होता है कि प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए लिखी जाती है? क्या कहेंगे इस संदर्भ में? देखिए सर, ये बात तो ऐसा है कि हर व्यक्ति में यह चाहत रहती है कि हमको प्रसिद्धि मिले, यश मिले, लेकिन इसके साथ साथ एक कहावत यह भी है कि हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ।
कोई पूरी कोशिश करके रह जाता है, अच्छी अच्छी कविताओं की रचना रच डालता है, लेकिन यदि उसके भाग्य में यश नहीं है उसे प्राप्त नहीं होगी। और एक साधारण सा व्यक्ति यदि उसको ऊपर वाले ने यश लिख दिया है, उस साधारण सी रचना में भी वो यश प्राप्त कर जाता है। जी सर, आपने सेंट्रल लाइब्रेरी में भी सेवा दिया है सर, कितने वर्षों की सेवा दी है सर? उसमें मैं 1973 से लेकर के अच्छा, 2014 तक काम किया है। तो 4 दशक तक का वहाँ का भी अनुभव है सर। पुस्तक से सर लोग कैसे क्या प्रेम करते हैं सर? कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जो पुस्तक से लगाव रखते हैं? मेरे ज़माने में पुस्तकों का रखरखाव और पुस्तकालय का रखरखाव व्यवस्थापन इतना सुंदर था, और उस समय लोग वास्तव में पढ़ने की तमन्ना इच्छा भीतर पालते थे। शिक्षक भी आते थे, विद्यार्थी भी आते थे और पढ़ा करते थे। कभी कभी हम लोग का 3 शिफ्ट चलता था, और वह 3 शिफ्ट रात के 8 बजे तक चला करता था, और 8 बजे तक विद्यार्थी शिक्षक बैठ करके पढ़ते थे। लेकिन इन दिनों से जब से मोबाइल आ गया है, मोबाइल के युग में लोग पुस्तक से कटने लगे हैं, जबकि उन्हें पुस्तक प्रेमी होना चाहिए। लोग ये समझने लगे हैं कि गूगल बाबा अब हमारे पास हैं, जो चाहेंगे उनसे पूछ लेंगे, हमको उत्तर मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि गूगल बाबा भी कभी कभी फेल हो जाते हैं, और उनकी उत्तर भी कभी कभी सटीक नहीं हुआ करती है। ऐसा केस भी हमने देखा है। तो वहाँ पर गूगल बाबा के बाद आपका सहयोगी, सच्चा साथी हो सकता है, वो किताब हो सकता है, पुस्तक हो सकता है। इसलिए गूगल बाबा के साथ रहते हुए कम से कम किताब चाचा से भी दोस्ती कीजिए। सर, अंत में एक प्रश्न करना चाहेंगे, इस अंग क्षेत्र में सर साहित्यकार के लिए क्या संभावना है? इससे क्या उसके पेट भर सकता है सर, या सिर्फ मनोरंजन ही हो सकता है? जहाँ तक पेट भरने की सवाल है, जीविका चलाने की सवाल है, वो तो इससे नहीं हो सकता है। तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि आप कोई बहुत बड़े प्रसिद्ध लेखक नहीं हो जाते हैं, या पब्लिशर आपको नहीं बुलाता है कि आप इस विधा पर हमको लिख के दीजिए, तभी आपको पैसे की उपलब्धि हो सकती है। और नहीं तो बाकी रही इधर उधर लेखन करके पढ़ने की, तो आपको आत्मसंतुष्टि ज़रूर मिलेगी, जो कम से कम आपके तनाव को, आपके अवसाद को दूर करके आपको एक शारीरिक स्वास्थ्य की उपलब्धि तो ज़रूर देगा। सर, अंत में हमारे दर्शकों के लिए कुछ संदेश सर आपका। हम दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि आप अपने आप को जब अवसाद में हो, तनाव में हो, या किसी भी स्थिति में जब आपका मन नहीं लग रहा हो, किसी न किसी क्रिएटिविटी पर अपने आप को लाने की चेष्टा कीजिए, कोशिश कीजिए, और आप देखिएगा उस क्रिएटिविटी में जब आप डूबने लगेंगे धीरे धीरे, तो आपको इतना आनंद आएगा कि सारे अवसाद दूर हो जाएंगे, मानसिक रोग दूर हो जाएगा, और धीरे धीरे आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। ऐसा कई उदाहरण आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, पत्रिकाओं में पढ़ा होगा कि कैसे कैसे लोग आज की स्थिति में भी, छोटे छोटे बच्चे, बिहार का कल मैं देख रहा था मोबाइल पर कि भागलपुर के एक माने 10वीं क्लास का पढ़ा हुआ विद्यार्थी, उससे आगे वो नहीं पढ़ पाया, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में इतनी नई नई खोज तैयार कर दिया है कि मुझे देख करके अचंभा हुआ। और आप भी देखेंगे, मैंने शेयर किया है, तो आप भी अचंभित होंगे कि 10वीं पास विद्यार्थी कैसे विज्ञान में इतनी सुंदर सुंदर आविष्कार कर बैठे। तो आप अपने अंदर कुछ उत्पादकता, कुछ वो सृजनात्मकता पैदा कीजिए, जिससे कि आप हर तरह के मानसिक अवसादों से अपने को दूर रख करके और इस जीवन का आनंद पा सकें। आपने समय दिया सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सर। आपको भी धन्यवाद।